हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए, तो आज जो है हम चर्चा करेंगे नर्मदा सोन घाटी प्रदेश पर, जो कि हमारा पठार है। और यह नर्मदा सोन घाटी जो दिख रहा है आपको, यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा क्षेत्र है। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश का सबसे गहरा क्षेत्र भी है नर्मदा सोन घाटी, और जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग भी बोलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का ये जो है बड़ा भूभाग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के 27.92% के भूभाग पर क्या है, विस्तृत है। और इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कई जिले सम्मिलित होते हैं। चूँकि यह पठार जो है मध्य प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित करता है, यानी मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है ना? चलिए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। यह पठार समुद्र तल से इसकी दूरी यदि देखी जाए तो 300 मीटर से लेकर 400 मीटर तक समुद्र तल से उठा हुआ है। उसके बाद में अगर हम इसकी अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का जो अक्षांशीय विस्तार मिलता है, यह 22 डिग्री 30 मिनट से 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर विस्तार यदि इसका देखा जाए तो पूर्वी देशांतर विस्तार की यदि बात की जाए तो यह पठार जो होता है यह 74 डिग्री 4 मिनट से 84 डिग्री 6 मिनट तक इसका जो है पूर्वी देशांतर विस्तार होता है। अब यह पठार का जो निर्माण है, तो इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, ये सवाल पूछा जाता है पीएससी में, या अन्य एक दिवसीय एग्जामों में ना पूछे पर मुख्य परीक्षा पीएससी में सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई नर्मदा सोन घाटी का निर्माण कैसे हुआ। तो नर्मदा सोन घाटी का जो निर्माण है बेसाल्ट क्रम की धारवाड़ चट्टान, कौन सी चट्टान? धारवाड़ चट्टान। ठीक है ना? यानी कि नर्मदा सोन घाटी का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण इसका बेसाल्ट क्रम की धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है ना? यानी विंध्यन शैल समूह या गोंडवाना समूह की धारवाड़ युगीन चट्टानों से जो है इसका निर्माण माना जाता है। और यह मध्य प्रदेश के जो है पश्चिमी क्षेत्र के दक्कन ट्रेप की विशाल चट्टानों के अपरदन से भी निर्मित हुआ है। इसी कारण जो है यहाँ की जो मिट्टी अधिकांश जो देखी जाती है, तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है ये गहरी काली होती है। ठीक है ना? गहरी काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी यहाँ इस पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी बोल सकते हैं या गहरी काली मिट्टी, तो यहाँ पर मिट्टी का प्रकार यदि देखा जाए तो गहरी काली मिट्टी है जिसमें मोटे फसल बोए जाते हैं। उसके बाद में इस पठार की यदि और आगे बात की जाए तो यह पठार जो है गहरी काली मिट्टी, छिछली मिट्टी या पीली लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना, पीली लेटेराइट मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। पीली लेटेराइट मिट्टी, जिसमें जो है यहाँ प्रमुख फसल यदि देखा जाए तो फसल कौन कौन सी होती है? सर्वाधिक सोयाबीन। ठीक है ना? नर्मदा सोन घाटी में जो फसलें होती है सोयाबीन, और यहाँ पर जो है सोयाबीन के साथ साथ में कौन सी फसलें होगी और सर्वाधिक? सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, चना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चना, मक्का, गेहूँ, धान, चना, मक्का, गेहूँ, है ना, कपास भी यहाँ पर देखने को मिलता है, कपास, सोयाबीन, ठीक है ना, मूंगफली। ठीक, तो यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं नर्मदा सोन घाटी की, ठीक है, तो ये कौन सी फसलें हैं? सोयाबीन, चना, मक्का, गेहूँ, कपास और मूंगफली। मिट्टी की यदि प्रकृति देखी जाए तो गहरी काली मिट्टी या छिछली काली मिट्टी बोला जाए, और कुछ क्षेत्रों में जो है पीली लेटेराइट मिट्टी भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर आगे चर्चा हम करते हैं तो यहाँ पर जो है जलवायु, इस पठार की जलवायु जो है, फिर इस पठार की जलवायु कैसी होगी, तो यहाँ की जो जलवायु है
या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय जलवायु बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु या मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ पर जो वनों की तादाद जो देखी जाए तो यह इस पठार में 40% के भूभाग पर 40% के भूभाग पर कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ठीक है ना। मानसूनी वन पाए जाते हैं 40% के भूभाग पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अब ये वन कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है, साल, सागौन, तेंदुपत्ता, है ना। वन यहाँ पर जो पाए जाते हैं साल, सागौन, तेंदुपत्ता, है ना। साल, सागौन, तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, हल्दू, बीजा, ये इस क्षेत्र के ये प्रमुख वन है। वन संसाधन की दृष्टि से काफी संपन्न माना जाता है। यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। और साथ साथ में यहाँ पर वनों की यदि बात की जाए तो साल वृक्ष आपको जो दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में भी अधिकांश यहाँ सवाल पूछा जाता है। तो साल वृक्ष की लकड़ी से जो है रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। जो रेलवे के स्लीपर हैं वो किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो साल। सागौन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, ठीक है ना। सागौन पर कटाई करना जो है पूर्ण रूप से अवैध है। तेंदुपत्ता से जो है बीड़ी उत्पादन या बीड़ी उद्योग क्षेत्र जो है, बीड़ी उद्योग या बीड़ी धंधे जो है होते हैं, कारखाने मध्य प्रदेश के अधिकांश कारखाने जो है इसी सतपुड़ा प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो बीड़ी उद्योग कारखाना आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। हर्रा, बहेड़ा और हल्दू ये बीजा जो है ये भारी लकड़ियाँ होती हैं जो कि मुलाची के घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद में अगर आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पर बेटा जनजाति की यदि बात करें तो नर्मदा सोन घाटी जो है जनजाति से घिरा हुआ प्रमुख क्षेत्र है। यानी कि जनजाति की यदि बात करें तो नर्मदा घाटी के पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि ये पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में दोनों ओर में क्या है कि जनजातियों से घिरा हुआ ये प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ की जो प्रमुख जनजाति होती है गोंड, बैगा, कोरकू, ठीक है ना। तो यहाँ की इस क्षेत्र की प्रमुख जो जनजाति है गोंड, बैगा, कोरकू, भील, गोंड, बैगा, कोरकू और भील, ये जो प्रमुख जो है आदिवासी जनजातियां यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। कोरकू के द्वारा यदि देखा जाए तो कोरकू जो जनजाति है, इस कोरकू जनजाति के द्वारा जो सिडोला प्रथा अपनाई जाती है। पीएससी में पूछा गया था एक बार कि कोरकू के जो द्वारा जो है सिडोला प्रथा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सिडोला प्रथा तो ये है कोरकू जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाने वाला प्रमुख सिडोला प्रथा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे चर्चा करें तो क्या होता है कि बेटे यहीं पर जो है नमामि नर्मदे सेवा यात्रा निकाली गई थी इसी पठार से, ठीक है ना। सन जो है 2016 में, यानी 11 दिसंबर 2016 में अमरकंटक यात्रा जिसका नाम रखा गया था नमामि नर्मदे सेवा यात्रा, इसका शुभारंभ जो है इसी पठार से किया गया था। 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। 11 दिसंबर सन 2016 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था नर्मदा नदी के दोनों तट की ओर अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना और नर्मदा नदी के दोनों छोर में जो बसे जो गांव है प्रमुख, वहां के लोगों के प्रति में नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करना, यही इसका जो है इस अमरकंटक यात्रा का प्रमुख उद्देश्य रहा था। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यह पठार जो है यहाँ पर जो है खनिज संसाधन सर्वाधिक पाए जाते हैं,
ठीक है। तो इस पठार में सर्वाधिक खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी यहाँ पर जो है खनिज संसाधन, जैसे कि आप देखें तो इस पठार में कई खनिज पाए जाते हैं। तो खनिजों में यदि बात करें हम तो यहाँ पर जिप्सम, कोयला, खनिज संसाधन की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न पठार माना जाता है। ये नर्मदा सोन घाटी काफ़ी संपन्न माना जाता है। तो यहाँ पर जिलेटिन वगैरह, जिलेटिन है ना, संगमरमर, जिलेटिन, जिप्सम, चूना पत्थर, ये प्रमुख यहाँ के खनिज। जिप्सम, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, ठीक है, ये प्रमुख यहाँ के क्या है, खनिज। एग्जाम में अगर आपको पूछे कि भाई नर्मदा सोन घाटी प्रदेश में सर्वाधिक खनिज संसाधन की दृष्टि से यह संपन्न माना जाता है, पीएससी में अगर कभी अधिकांश आपको लिखने आया मेंस में, तो देखिएगा कि खनिज संसाधन में देखिए कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जिलेटिन, संगमरमर पाए जाते हैं, चूंकि यहाँ पर जो है सफेद संगमरमर पाए जाते हैं। मैंने आपको इससे पूर्व में मैंने आपको बताया था जब अपन मध्य भारत का क्षेत्र पढ़ रहे थे कि रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि रंगीन संगमरमर जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जिप्सम भी यहाँ के खनिज हैं। चूना पत्थर के क्षेत्र जो है सर्वाधिक यहाँ देखते हैं। रॉक फास्फेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इस पठार या इस नर्मदा सोन घाटी के प्रमुख जो है खनिज संसाधन है। यहाँ पर आपको पता है कि औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ी चीरने का जो सरकारी कारखाना है वो भी जबलपुर में है। बीड़ी उद्योग केंद्र भी आपको पता है कि जबलपुर में है। गन कैरेज फैक्ट्री भी जो है वो भी जबलपुर में है। तो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि इस नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत में आने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो जिले की यदि बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जो जिले आते हैं वो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर जिलों की संख्या में देखें तो नर्मदा सोन घाटी में आता है जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, ठीक है ना, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसीपुर, हरदा, होशंगाबाद, कुछ क्षेत्र आता है होशंगाबाद का, ठीक है ना, हरदा, खंडवा, खरगोन, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है यहाँ पर जिले हैं। और मंडला भी आपका यहाँ पर आता है, मंडला। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले अगर आपको कभी पूछे तो याद रखिए जबलपुर एक, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसीपुर, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन और मंडला। अब जबलपुर की अगर हम बात करें, जब जिले वाइज में पढ़ाऊंगा आपको मध्य प्रदेश आगे अपन तो देखेंगे उसमें जिले वाइज पूरी संपूर्ण चर्चा होगी। जबलपुर जो है, जबलपुर में जो है बहुत सारे जो ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्वरूप में जो है देखने को मिलता है। जबलपुर में गन कैरेज उद्योग धंधे की बात करें तो गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है, ठीक है ना। एकमात्र रत्न परीक्षण केंद्र जबलपुर में स्थित है, ठीक है ना। और आपका जो है गन कैरेज फैक्ट्री के बाद में खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहाँ पे जबलपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, खमरिया। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो वो भी जबलपुर में है। प्लाटून कमांडर का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है तो भी जबलपुर में है। उसके बाद में जबलपुर में आगे देखें तो भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से जो है जबलपुर से नर्मदा नदी का जो है यहाँ से प्रवाह क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी, जब हम नदी पर चर्चा करेंगे आगे टॉपिक पर हम बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और भारत की 5वीं बड़ी नदी तो नर्मदा है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, वो आगे हम चर्चा नदियों पर टॉपिक पर करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पठार के अंतर्गत में आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, तो इस पठार के अंतर्गत में जो आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं आपने नोट कर लिए होंगे जिले। तो नदियां में देखिएगा कि नदियों में यहाँ पर जो सर्वाधिक जो है नर्मदा, ताप्ती, तवा,
ठीक है ना, ये नदियां हैं। इस पठार के अंतर्गत में आने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, तवा, ठीक है, और माही। ठीक, आपको कभी सवाल करे कि नर्मदा सोन घाटी प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो नर्मदा एक मुख्य नदी है, दूसरा ताप्ती, तवा, माही। मैंने इससे पूर्व बताया था कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसका मध्य प्रदेश में 1077 जो है 13-12 कुल इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में जो है कितनी बहती है, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में नर्मदा की कुल सहायक नदियों की संख्या कुल कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल सहायक संख्या है 41। उसके बाद में नर्मदा का जो बहाव क्षेत्र है ये पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहते हुए क्या होती है, गुजरात के भड़ोच होते हुए कहाँ चलती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद में नर्मदा के साथ में एक और मध्य प्रदेश की नदी है, ठीक है ना, कौन सी नदी है, ताप्ती। तो नर्मदा के बाद में नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर इसका दोनों का क्या होता है, बहाव क्षेत्र होता है। ताप्ती नदी को पुराणों में जो है क्या बोलते थे, सूर्य भगवान की पुत्री, और सूर्य भगवान की पुत्री भी इनको बोला गया कि इसको ताप्ती नदी को, ठीक है। नर्मदा डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा और एस्चुरी में यहाँ सवाल अधिकांश पूछे जाते हैं, तो नदियों पर जब हम चर्चा करेंगे तो अब आपको बताया जाएगा। उसके बाद में आपको पता है कि इस नर्मदा सोन घाटी में कई जो है प्राकृतिक और दर्शनीय क्षेत्र है, या बोलना चाहिए कि यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से कई मंदिर है, जैसे छतरपुर मंदिर, मदन महल जबलपुर में है, छतरपुर मंदिर भी है, यहाँ रूपनाथ अभिलेख मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको दर्शनीय स्थल, रूपनाथ अभिलेख, भेड़ा घाट, नवदा टोली, महेश्वर, सहस्त्रधारा जलप्रपात, यहाँ पर आपको अधिकांश देखने को मिलेगा। तो ये नर्मदा सोन घाटी है, और नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत में कई राष्ट्रीय उद्यान भी है। जैसे कि आप मंडला में जाएंगे तो मंडला जो है, मंडला में कान्हा नेशनल पार्क है, और मैंने कान्हा नेशनल पार्क जब हम राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे, तो कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। उसके बाद में फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान केंद्र कहाँ पर है या उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान केंद्र डिंडोरी में आता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो डिंडोरी में है, और मंडला में क्या है, कान्हा नेशनल पार्क है। उसके बाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इसी पठार या इसी प्रदेश के अंतर्गत सतपुड़ा प्रदेश, सतपुड़ा जो है उद्यान पड़ता है होशंगाबाद में, ठीक है। प्रदेश का पहला जयमंडल रिजर्व बायोस इसी में पड़ता है। एकमात्र प्रदेश का जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है पचमणी में पड़ता है, ठीक है ना, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत में आता है। उसके बाद में अपने जनजाति देख लिया। अब यहाँ की जो बोली है, यहाँ पर जो है 3 बोली अधिकांश बोली जाती है। बोली पर चर्चा कर लेते हैं कि इस पठार की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं। तो इस पठार के अंतर्गत में बघेली, बुंदेली, ठीक है ना, ये बोली है, ठीक है ना, बघेली, बुंदेली और मालवी भीली। नर्मदा सोन घाटी में प्रमुख बोली जाने वाली बोलियां, तो आपको याद रखना है कि बघेली और बुंदेली जो डियर स्टूडेंट क्या होता है कि बघेली और बुंदेली पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में, नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी क्षेत्र में बघेली का ज़्यादातर विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र में बुंदेली बोली का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। मालवी जो है ये उत्तर की ओर में सर्वाधिक, उत्तरी यानी कि आपको नर्मदा सोन घाटी का ये उत्तर वाला जो क्षेत्र दिखेगा, तो यहाँ पर जो इस इलाके में जो है, इधर वाले इलाके में सर्वाधिक मालवी और भीली का जो विस्तार है ये दक्षिणतम क्षेत्र में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है उत्सव भी होते हैं। इनमें से एक उत्सव कोलदह का है। कोलदह का कहाँ का उत्सव है, किस क्षेत्र का उत्सव है, तो नर्मदा सोन घाटी का महत्वपूर्ण उत्सव का नाम है कोलदह का,
ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कवर अप करना है कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें अधिकांश पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि नर्मदा सोन घाटी का क्या क्षेत्र है, इसको हमने जो देखा, तो एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ नर्मदा सोन घाटी को, ठीक है ना। नर्मदा सोन घाटी पर हम चर्चा एक बार पुनः कर लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ कि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है, ठीक। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भूभाग कौन सा, तो नर्मदा सोन घाटी। पहला सबसे बड़ा भूभाग मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मालवा अंचल है, ठीक है ना। दूसरा बड़ा भूभाग की दृष्टि से 27.92% के भूभाग पर अकेले नर्मदा सोन घाटी का विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है कि यहाँ पर किस मिट्टी का विस्तार होता है, तो यहाँ मिट्टी है गहरी काली मिट्टी या पीली लेटेराइट मिट्टी। और मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है कि इस क्षेत्र में मोटे अनाजों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो मोटे अनाज में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, चना, ये भी जो है रबी की फसलें होती हैं, यानी खरीफ में बोला जाता है इसको। मक्का, ये भी आपको है, गेहूं, कपास और मूंगफली। करेंट का सवाल है कि वर्तमान 2020 में गेहूं उपार्जन की दृष्टि से मध्य प्रदेश ने अव्वल स्थान हासिल किया है, यानी गेहूं उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 2020 में प्रथम स्थान है। कपास मैंने बताया था कि सर्वाधिक कपास कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर एक जिला आया होगा इस क्षेत्र के अंतर्गत में, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत में, कपास खंडवा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो खंडवा में। और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया हूँ। मूंगफली सर्वाधिक मात्रा में इस क्षेत्र में होती है, ठीक है ना। तो ये मोटे अनाज होते हैं। गहरी काली मिट्टी या काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, जब हम मिट्टी मृदा संसाधन पढ़ेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। खनिज संसाधन की दृष्टि से यह पठार संपन्न है, चूंकि यहाँ पर खनिज में संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, जिलेटिन ये पाया जाता है, ठीक। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बताया था कि इस क्षेत्र की प्रमुख जलवायु कैसी है, तो जलवायु है यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी जलवायु के कारण क्या होता है बेटा कि इस क्षेत्र की जो प्रमुख वन संपदा है वो समस्त वन संपदा कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की वजह से यहाँ पर जो वनों की जो तादाद देखी जाती है, तो यहाँ पर साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, ये जो वन है सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मैंने बताया था कि यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत सारे हैं। इस क्षेत्र में गन कैरिज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में आपको नर्मदा सोन घाटी में जबलपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद में इस क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है जबलपुर में महत्वपूर्ण एक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जबलपुर में। याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक। तो डियर ऑल स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको विषय वस्तु स्पष्ट समझ आई होगी। और मेरे द्वारा बहुत ही स्लोली मोशन में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमने देखा कि कई यूट्यूब में बहुत ही स्पेशली रूप से नहीं बताया जाता है। वहाँ पर चीज़ों को पहले ही कवर अप करके उसको सिर्फ समझा दिया जाता है, पर हमारे यहाँ पर यानी मेरे द्वारा यह चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको बताई जा रही है, एक एक चीज़ बारीकी से बताई जा रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस पर लाइक कीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो चीज़ें आपको समझ ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ नीचे में आप जाइएगा और इसमें कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी चीज़ें स्पष्ट हैं, नहीं हुई है या नहीं समझ में आई है, तो वो आपको उस डिस्क्रिप्शन लिंक में या कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है,
इसके बाद में नर्मदा सोन घाटी के बाद में हम सतपुड़ा प्रदेश की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड डे।